हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिट्स को, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 32 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए क्या है, रिट्स को इशू किया जाता है। और रिट्स कितने टाइप की होती हैं, ये जो लिखा गया है ये 5 टाइप्स की होती हैं, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी और क्वो वारंटो। चलिए इन सब को हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर क्या कर सकती है, जो भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन वहाँ पर जाता है तो उसके लिए क्या है, रिट इशू करने की जो पावर है वो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ठीक है। और हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 में क्या कर सकती है, रिट्स को इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर, ठीक है। और ये रिट कितने टाइप की होती हैं, ये रिट होती हैं 5 टाइप्स की, जिसमें से पहली है हेबिस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस है, थर्ड है प्रोहिबिशन और फोर्थ है सर्टियोररी और 5th रिट है क्वो वारंटो। इन सब को क्या है अपने इस लेक्चर में हम एक एक करके समझेंगे। और स्टूडेंट जैसा कि ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ही आपको बता दिया था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है अंडर आर्टिकल 32, पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए ऑथराइज है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी अदर कोर्ट को क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है रिट्स को इशू करने के लिए, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो क्या है, अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को और अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को के पास तो ये पावर है ही कि वो क्या कर सकते हैं, ये 5 टाइप्स की रिट्स को इशू कर सकते हैं जबकि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। लेकिन अंडर आर्टिकल 32 पार्लियामेंट के पास भी ये पावर होती है कि वो किसी भी कोर्ट को, इन दोनों कोर्ट को छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को इशू कर सकती है, ये राइट दे सकती है कि वो भी क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर रिट्स को इशू कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अभी तक भी प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन है इंडिया में, वहाँ पर क्या है, हमारे देश में अभी भी क्या है, ये पावर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं दी गई है। अभी भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके लिए जो रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही है, ठीक है। जो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास थे, ठीक है, 1950 से पहले जो ये कोर्ट थे, हाई कोर्ट थे, कलकत्ता हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट थे, इनके पास ही केवल पावर थी रिट्स को इशू करने की अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो, ठीक है। ये कब था, बिफोर 1950, 1950 से पहले सब क्या है, सब हाई कोर्ट को भी ये क्या था, सब हाई कोर्ट को भी परमिशन नहीं थी। उससे पहले क्या था, 3 हाई कोर्ट इंडिया में ऐसे थे कि जहाँ पर जाकर आप क्या थे, रिट को इशू करवा सकते थे। एक था हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। लेकिन स्टूडेंट अब क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट हैं वहाँ पर जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 हम, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी रिट इशू करा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। अब क्या है, पहले ये बताया गया है कि 1950 तक ये सिर्फ 3 हाई कोर्ट्स को ये पावर थी रिट इशू करने की। लेकिन अब क्या है, अब तो ये सारे हाई कोर्ट्स हैं जितने भी हमारे इंडिया में, उन सबको ये पावर अंडर आर्टिकल 226 दी गई है कि वो भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, रिट को इशू कर सकते हैं। दीज राइट्स आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ। स्टूडेंट्स जो ये रिट्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो ये रिट्स हैं ये कहाँ से आए, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, वो इंग्लिश लॉ से लिया गया, वो इंग्लैंड से लिया गया और वहाँ पर इन्हें प्रेरोगेटिव रिट्स के नाम से जाना जाता था,
ठीक है। जो इंग्लिश लॉज हैं वहाँ पर इन्हें रिट्स को क्या कहा जाता था, प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इंग्लैंड में जो वहाँ के राजा थे उनको क्या थे, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, ठीक है। उनको कहा जाता था कि ये क्या है, प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, हर किसी को जस्टिस दे सकते हैं वहाँ के किंग। और क्या है, वो फाउंटेन ऑफ जस्टिस है, मीन्स कि क्या है, उनको एक तरीके से जस्टिस का, न्याय का झरना कहा जाता था। मीन्स कि क्या है, वो सबको न्याय देना क्या है, उनका विशेषाधिकार माना जाता था। तो इसीलिए इन रिट्स को क्या किया गया, इनको बाद में नाम दे दिया गया प्रेरोगेटिव रिट्स। और इसको बाद में इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो हाई कोर्ट थी वहाँ पे भी अपने जो सिटीज़न हैं उनके लिए हाई कोर्ट में भी इन रिट्स को इशू करवाया गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया रिट्स का कॉन्सेप्ट, इंग्लिश लॉ से लिया गया है। और रिट्स को ओरिजिनली क्या कहा जाता था, प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता था। प्रेरोगेटिव रिट्स मीन्स कि क्या है, ये क्या है, ऐसे कोई विशेषाधिकार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि इंग्लैंड के जो राजा थे, जो किंग थे पहले, वो क्या करते थे, ये उनका विशेषाधिकार माना जाता था कि क्या है, वो सबको जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, प्रेरोगेटिव रिट्स रख दिया गया। और आज भी ये कॉन्सेप्ट प्रिवेलेंट है। और हमारे इंडिया में क्या है, सिंपली हम रिट्स कहते हैं। The writ jurisdiction of the Supreme Court differs from that of a High Court in 3 respects, ठीक है। ये कहा गया है स्टूडेंट कि क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रिट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो कि हाई कोर्ट के द्वारा भी इशू की जाती है अंडर आर्टिकल 226 में, और अंडर आर्टिकल 32 में हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट क्या की जाती है, इशू की जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो इनका रिट जुरिस्डिक्शन है उसकी पावर में क्या है, कुछ न कुछ क्या है, डिफरेंसेस हैं। इनमें भी क्या है, डिफरेंस है रिट जुरिस्डिक्शन की प्रोसेस में। तो कहा गया है कि क्या है, इनमें मेनली 3 डिफरेंस बताए गए हैं, जिसमें से पहला डिफरेंस ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, केवल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए ही क्या करता है, रिट को इशू करता है। जबकि जो हाई कोर्ट हैं वो क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट को इशू करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, जो अदर पर्पज़ हैं, अदर लीगल पर्पज़ हैं, उनके लिए भी ये रिट इशू करते हैं। कौन, हाई कोर्ट के बारे में ये कहा गया है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट ये बताया गया है कि जो ये फॉर एनी अदर पर्पस लिखा है, ये इस चीज़ को बताता है कि जो ये हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर है, इसमें क्या बताया गया है कि ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के साथ साथ क्या कर सकता है, जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं, ठीक है, जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अदर राइट्स हमको प्रोवाइड कराए गए हैं, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उनके लिए भी रिट को इशू कर सकता है। लेकिन जो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको क्या राइट है कि वो केवल इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट को इशू कर सकता है। जबकि क्या है, हाई कोर्ट क्या है, वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए तो रिट को इशू करते ही हैं, साथ ही साथ जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर जितने अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जितने अदर लीगल राइट्स हैं, जितने ऑर्डिनरी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, उनके इन्फोर्समेंट के लिए भी क्या करता है, रिट को इशू करता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, हाई कोर्ट के कंपैरिजन में क्या है, नैरो है। हाई कोर्ट के कंपैरिजन में जो कि सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन करने की पावर है वो क्या है, थोड़ी कम है। यानी क्या है, उसको क्या है, थोड़े कम अधिकार हैं, क्योंकि क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, केवल किसके लिए काम करती है, केवल फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए काम करती है। जबकि जो क्या है, हाई कोर्ट हैं वो क्या करते हैं,
फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए तो काम करते ही हैं, साथ ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अदर ऑर्डिनरी लॉज हैं, जो अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं, उनके इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट इशू की जा सकती है हाई कोर्ट के थ्रू। तो इसीलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन की पावर है रिट को इशू करने के रेस्पेक्ट में, वो क्या है, नैरो है, वो क्या है, थोड़ी कम है। मीन्स क्या है, वो वाइड नहीं है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो क्या है, काफ़ी वाइड पावर है उसकी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट तो आ ही रहा है, साथ ही इन्फोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट भी आ रहा है। इसमें हमने पहला इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा। दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ये किसी भी पर्सन या गवर्नमेंट जो है, जो कि पूरी इंडिया की टेरिटरी में है, किसी भी पर्सन के खिलाफ, जो कि कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में रिट इशू कर सकती है अगर उसने क्या किया है, किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया है। लेकिन स्टूडेंट वहीं पे जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ क्या है, उस जो हाई कोर्ट, जिस स्टेट की हाई कोर्ट होगी वो क्या होगी, अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही, ठीक है, वहाँ पर जो लोग होंगे, जो क्या है, हाई कोर्ट क्या होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, एक स्टेट की हाई कोर्ट होती है। जैसे क्या है, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। तो इसीलिए क्या है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है किसी भी उसका जो रिट को इशू करने की पावर है, उसके लिए क्या है कि जो पर्सन वहीं पे रहेगा, ठीक है, पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट या फिर उसी स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है, अपने स्टेट की गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिट इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन की कंडीशन में, या फिर किसी भी प्रकार के लीगल राइट के वॉयलेशन की कंडीशन में। और अथॉरिटी लोकेटेड विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली, ठीक है, ये कहा गया है कि जो क्या है, जो कि उसका हाई कोर्ट का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंतर्गत ही कोई अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट है या फिर कोई पर्सन है जो कि उसकी टेरिटरी के अंदर, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती हैं, उन्हीं के अगेंस्ट वो जो हाई कोर्ट है उस स्टेट का, वो उसके अगेंस्ट ही रिट को इशू कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी हाई कोर्ट में जाके, मान लीजिए कि कोई भी एक स्टेट है कि तो वो क्या है, किसी दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे रिट इशू नहीं कर सकता है, ठीक है, जबकि क्या हो, वो अपने स्टेट की बात है तो वहाँ वो क्या करेगा, अपने स्टेट में ही उस रिट को इशू करवाएगा। लेकिन ये क्या है स्टूडेंट, ये हाई कोर्ट के लिए बात है, तो इसमें क्या है, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बताया गया है। और साथ ही स्टूडेंट ये भी बताया गया है कि और आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओनली इफ द cause of action arises within its territorial jurisdiction। ये कहा गया है कि इससे बाहर की टेरिटरी का जुरिस्डिक्शन इसके द्वारा सिर्फ तभी देखा जाएगा अगर वो जो एक्शन है उसके लिए जो कोई प्रॉब्लम हुई है वो क्या है, वो वहीं पे उसके स्टेट में ही, जहाँ पर वो हाई कोर्ट है उसी स्टेट से क्या है, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है या वो इशू क्या है उसी स्टेट में हुआ है, ठीक है, तो तब उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत वो आएगा। अन्यथा क्या है, स्टेट की टेरिटरी के बाहर का होगा तो तब उसे हाई कोर्ट में इशू नहीं किया जा सकता है, उस चीज़ के लिए रिट को इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये कहा गया है। मीन्स कि हाई कोर्ट का जो क्या है, जो अपना रिट को इशू करने का जो है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या है कि दूसरे स्टेट का पर्सन आकर अगर क्या है दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ की हाई कोर्ट में क्या करता है, अगर अपनी रिट को इशू कराता है तो क्या है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपना एक स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो वहीं पे रहने वाले लोगों की, वहीं के गवर्नमेंट की और वहीं की कोई लोकल जो अथॉरिटी है उन पर ही, उनके अगेंस्ट में ही रिट को इशू कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, लेकिन एक कंडीशन है इसमें जो मैंने बताया कि आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, हाँ, अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर वो करेगा अगर क्या है कि कोई एक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए
कि क्या है कि कोई बाहर का दूसरे स्टेट का आया है, ठीक है, पहले स्टेट में है, कोई ए स्टेट और बी स्टेट है, तो क्या है कोई बी स्टेट से ए स्टेट में आता है, तो क्या है वो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे कोई एक्शन हो जाता है, उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, ठीक है, तो तब अगर एक्शन क्या है ए के, ठीक है, जो एक ही अथॉरिटी है, एक ही गवर्नमेंट है या एक ही किसी पर्सन ने उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन किया है, तो तब उस केस में क्या है, हाँ वो क्या है, जो ए का जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, उस मामले को देखेगा और तब रिट इशू की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है इसी स्टेट में, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, और ये उसी स्टेट में हुआ है तो इसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है वो ए के, ठीक है, क्योंकि वो एक ही टेरिटरी के अंदर आता है, भले ही वो दूसरे स्टेट का है, लेकिन जो एक्शन कहाँ हुआ है वो हुआ है एक ही टेरिटरी में, उस स्टेट में, तो इसीलिए वो हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, और लेकिन उसके कोई अलग अपने स्टेट से रिलेटेड मुद्दे हैं, अगर स्टेट की किसी अथॉरिटी ने उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन किया है, तो तब भी जो है वो ए स्टेट में आके अपनी रिट हाई कोर्ट में वहाँ के इशू नहीं करा सकता है, ये सिर्फ बी तभी कराएगा जबकि क्या हो, वो एक्शन क्या हुआ है एक ही टेरिटरी में ही हुआ हो और वहीं के पर्सन ने क्या किया हो, इसके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया हो, ठीक है। तो स्टूडेंट, लेकिन हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू करने की पावर थी उसके बारे में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट तो क्या कर सकती है, पूरी जो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो इंडिया की जो पूरी टेरिटरी है उसमें कहीं भी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, या गवर्नमेंट के किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन में रिट इशू कर सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है वो क्या है, वो रिट इशू करने का वो क्या है, वाइडर है, और हाई कोर्ट का क्या है, थोड़ा नैरो है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि क्या है टेरिटरी के बेसिस पर जो किया गया है, क्षेत्रफल के बेसिस पर जो किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कहा गया है कि इंडिया के किसी भी स्टेट से कोई भी पर्सन आके किसी भी गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए या उनके इन्फोर्समेंट के लिए रिट को इशू करा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में क्या है, पहले देखना पड़ेगा कि वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, वो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है या नहीं, ठीक है, इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की पावर है रिट इशू करने की, वो सुप्रीम कोर्ट की क्या है, वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है और हाई कोर्ट की कम है, ठीक है। ये हमने दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट इशू करने से पढ़ा। जबकि स्टूडेंट जो हमने पहला डिफरेंस पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, केवल फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट इशू करता ही करता है, साथ में क्या है, जो भी ऑर्डिनरी लीगल राइट हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए भी क्या करता है, रिट को इशू करता है। और अपने पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो रिट जुरिस्डिक्शन की सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो क्या है, हाई कोर्ट से कम है, हाई कोर्ट से नैरो है, जबकि हाई कोर्ट की क्या है, यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन की पावर क्या है, वाइड है। जबकि दूसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम किस चीज़ को ले रहे हैं, टेरिटरी को ले रहे हैं। जब हम पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसके लिए आता है सुप्रीम कोर्ट। दो स्टूडेंट, क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट की अपने आप में ही पावर ज़्यादा हो गई टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, जबकि हाई कोर्ट क्या है, अपने स्टेट के मामलों को देख रहा है या फिर किसी बाहर के स्टेट का भी वहाँ पर आता है तो उसका एक्शन क्या होना चाहिए, वो उस स्टेट की टेरिटरी में ही हुआ होना चाहिए, तभी हाई कोर्ट क्या है उस पर रिट इशू करेगी। तो हमने ये क्या है, दो डिफरेंसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन को लेकर पढ़ लिए। अब क्या है, तीसरा डिफरेंस पढ़ते हैं कि ए रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट एंड हेंस द सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है ये क्या है,
अपने आप में ही क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर क्या है, एक रेमेडी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 ये कहता है कि आर्टिकल 32 क्या है, खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है अपने रूट जुरिस्डिक्शन से। अगर कोई भी पर्सन क्या है, कोई एग्रीव्ड पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स को उनके इन्फोर्समेंट के लिए जाता है, तो क्या है, कोई भी पर्सन तो सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकती है, उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का रक्षक, डिफेंड करने वाला, और गारंटर मीन्स कि क्या है, उसको सुनिश्चित करने वाला है हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे सभी सिटीजन्स के लिए, ठीक है। और लेकिन वहीं दूसरी जगह क्या कहा गया है कि जो आर्टिकल 226 है, जिसमें कि हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो क्या कर सकती है, रिट इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट क्या है, ये क्या है, हाई कोर्ट की में जो अंडर आर्टिकल 226 जो रिट इशू करने की फंडामेंटल राइट के लिए पावर दी गई है, वो क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। अगर आप किसी हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट क्या है, उसको मना भी कर सकती है कि रिट जुरिस्डिक्शन की पावर को एक्सरसाइज करने से, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट क्या है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, कभी भी इस चीज़ को मना नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको आपकी रिट क्या है, इशू करनी ही करनी होगी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसीलिए ही हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। लेकिन हम हाई कोर्ट में जा तो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की क्या है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर उसकी इच्छा है तो वो रिट को इशू करेगा, नहीं तो उसके ऊपर कोई क्या है, कोई ऐसा वो नहीं है, उसकी ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। अगर वो ना चाहे तो वो नहीं भी कर सकता है। वो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट इस चीज़ से मना भी कर सकता है कि रिट जुरिस्डिक्शन की जो एक्सरसाइज है उससे मना भी कर सकता है, और वो रिट इशू करने से मना भी कर सकता है। ये इसकी क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32, उसको क्या दी गई है, उसको एक ऐसी पावर दी गई है रिट जुरिस्डिक्शन की कि वो क्या है, अगर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन उसके पास आता है अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, तो क्या है, कोई भी तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये उसकी रिट जुरिस्डिक्शन उसने इशू करनी ही होगी। ये हमने थर्ड डिफरेंस पढ़ा। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं कि जो ये 5 टाइप्स की जो रिट्स थी, जिसमें कि क्या है, पहली है हेबेस कॉर्पस। तो इसको हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट जो ये हेबेस कॉर्पस है, ये क्या है, एक लैटिन टर्म है, ठीक है, जिसका मीन्स होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू ए पर्सन who has detained another person to produce the body of the letter before it। स्टूडेंट इसमें क्या कहा जाता है हेबेस कॉर्पस में, कि इसमें कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया जाता है उस पर्सन को जिसने कि किसी दूसरे पर्सन को क्या किया है, डिटेन किया है, ठीक है। उससे कहा जाता है कि तुमको क्या है, जिस पर्सन को तुमने डिटेन किया है उसको क्या है, मीन्स कि उस पर्सन की बॉडी को, मतलब ये है कि उस पर्सन को क्या करना है, कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। कोर्ट इस चीज़ का ऑर्डर देता है किसी उस पर्सन को जिसने कि किसी अनदर पर्सन को डिटेन किया है, कि क्या है, उसको कोर्ट के सामने प्रकट किया जाए, उसको कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। द कोर्ट देन एग्जामिन्स द कॉज एंड लीगलिटी ऑफ डिटेंशन। उसके बाद कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, जो डिटेंशन किया गया है उस पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन का, तो क्या है, उसको चेक किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है और उसके कारणों को जांचा जाता है, उसकी लीगलिटी को देखा जाता है कि उसने डिटेंशन क्यों किया है उस पर्सन का, ठीक है। ये सब चीज़ें
कोर्ट के द्वारा देखी जाती हैं। इट वुड सेट द डिटेन्ड पर्सन फ्री इफ़ द डिटेंशन इज़ फाउंड टू बी इलीगल। और अगर जिस पर्सन को क्या है उस दूसरे पर्सन के द्वारा डिटेन किया गया है, अगर पाया जाता है कि उसका डिटेंशन क्या है, इलीगल है, उसने क्या है किसी दूसरे व्यक्ति को क्या है खाली बंदी बनाकर रखा है, खाली कहीं पर रखा है, तो क्या है उस दूसरे पर्सन को क्या है डिटेंशन से फ्री कर दिया जाता है, जिसको कि बंदी बनाकर रखा गया है। ठीक है, ये इसमें कहा जाता है दिस रिट इज़ ए बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। ये कहा जाता है कि जो ये हेबस कॉर्पस की जो ये रिट है ये क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या करती है, उसके लिए इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाती है, ताकि क्या किया जा सके, जो आर्बिट्ररी डिटेंशन है उससे किसी भी पर्सन को बचाया जा सके। ठीक है, कि कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन का जो आर्बिट्ररी डिटेंशन है, ठीक है, उससे किसी भी पर्सन की इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, इसीलिए क्या है ये हैबस कॉर्पस की रिट जो है वो इशू की जाती है। द रिट ऑफ हैबस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ द पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। स्टूडेंट्स क्या है जो ये हैबस कॉर्पस की रिट है, अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा क्या है किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो तब भी ये रिट दायर की जा सकती है, और कोर्ट के द्वारा कहा जा सकता है कि क्या करा जाए, इसको कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट किया जाए जिसको आपने डिटेन किया है। ठीक है, और क्या है इसको प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी इशू कर सकता है। अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने किसी पर्सन ने क्या किया है उसको डिटेन किया है किसी पर्सन को, तब भी क्या किया जा सकता है, ये हैबस कॉर्पस की जो रिट है उसको इशू किया जा सकता है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें जो इम्पोर्टेंट है कि इसको हैबस कॉर्पस की जो रिट है उसको पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू किया जाता है। द रिट ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट इशूड। ठीक है, अब हम ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि जहाँ पे क्या है जो ये हैबस कॉर्पस की रिट है उसको इशू नहीं किया जा सकता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट है डिटेंशन इज़ लॉफुल। अगर क्या है उस पर्सन का जिस पर्सन को डिटेन किया गया है वो क्या है लॉफुल है, मीन्स वो क्या है लॉ अबाइडिंग है, लॉ के रूल्स को फॉलो करते हुए है, अकॉर्डिंग टू द लॉ है, तो तब क्या है ये हैबस कॉर्पस की रिट इशू नहीं की जाएगी। और सेकंड है द प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर और ए कोर्ट। क्या है कि अगर कोई भी उसके ऊपर क्या हो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर का प्रोसीडिंग चल रही हूँ, तब उसको डिटेन किया गया हो, तो तब भी क्या है हैबस कॉर्पस की रिट उसके ऊपर जिसने किसी पर्सन को डिटेन किया है या पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर नहीं की इशू की जा सकती है। ठीक है, थर्ड है इसमें डिटेंशन इज़ बाय ए कम्पीटेंट कोर्ट, या फिर अगर किसी भी कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है किसी पर्सन का डिटेंशन किया गया है, तो तब क्या होगा, तब हैबस कॉर्पस की जो रिट है उसको इशू नहीं किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर क्या है किसी भी पर्सन का जो डिटेंशन है वो क्या है कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है हैबस कॉर्पस की जो रिट है उसको इशू नहीं किया जा सकता है। और जो हमने पढ़ा कि जो हैबस कॉर्पस की जो रिट है उसको हम किसके अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। लेकिन ये जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी इनमें क्या है हम हैबस कॉर्पस की रिट को इशू नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको हैबस कॉर्पस की रिट को ध्यान रखना है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसकी मीनिंग क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर आप इस चीज़ को ध्यान रख लेते हैं कि हैबस कॉर्पस का मीन्स क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ मीन्स कि क्या है अगर किसी भी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को क्या है डिटेन किया है तो कोर्ट के द्वारा इस हैबस कॉर्पस की रिट में क्या किया जाता है, उसको ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप उस पर्सन को उस डिटेन्ड पर्सन को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो क्या है उसको रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पर उसको सामने लाइए, उसका रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो क्या है ये क्या होती है हैबस कॉर्पस की रिट होती है। अगर आप याद रखेंगे टू हैव द बॉडी ऑफ तो आपको हैबस कॉर्पस अपने आप में
में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे। और साथ ही इसमें क्या है कि किसी एक पर्सन का क्या है दूसरे पर्सन के द्वारा डिटेन किया जाता है, ठीक है, उसका डिटेंशन किया जाता है, या फिर क्या है कोई पब्लिक अथॉरिटी भी डिटेंशन कर सकती है। हेबिस कॉर्पस क्या है, वो पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू कर सकती है। और ये हमने क्या है इसके एक्सेप्शन पढ़ लिए कि हेबिस कॉर्पस क्या है, किस किस केस में अप्लाई नहीं होगा। जबकि किसी का डिटेंशन क्या हो लॉ के अकॉर्डिंग किया गया हो, या फिर क्या हो उसके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में उसने क्या हो कंटेम्प्ट के लिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए उसको क्या हो कि उसको डिटेंशन किया गया हो, लेजिस्लेचर के लिए कि प्रोसीडिंग्स की वजह से उसको क्या किया गया हो, उसका डिटेंशन किया गया हो। और क्या है कि उसका डिटेंशन किसी भी कोर्ट में क्या किया गया हो, कोर्ट के आदेशों के द्वारा किया गया हो, या फिर किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर क्या हो उसका डिटेंशन हो, तो तब क्या है ऐसी कंडीशन में हेबिस कॉर्पस की रिट को इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें जो दूसरी रिट है वो है मैंडेमस। स्टूडेंट उसमें भी हमें क्या है, इनमें क्या है, ये जो 5 टाइप्स के रिट हैं, हमें एक मेन व्यू पॉइंट ये लेके चलना है, मेन पॉइंट ये लेके चलना है। जब इनको ध्यान में रखेंगे तो हमें एटलीस्ट इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है, उससे क्या है हम इनको समझ पाएंगे। जैसे कि क्या है मैंडेमस, अब ये क्या है, इसका मीन्स क्या है, वी कमांड, ठीक है। अगर हमने समझ लिया कि मैंडेमस में क्या होता है, कोई कमांड देने का काम किया जाता है, किसी को कोई ऑर्डर देने का काम किया जाता है, तो क्या है हमें आधी रिट तो ऐसे ही समझ आ जाएगी, ठीक है। और आगे का प्रोसीजर हम इनमें अपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मैंडेमस को समझने के लिए क्या देखते हैं कि जो इसका मीन्स है, जो इसका मीनिंग है वो क्या है, वी कमांड है। मीन्स कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। इट इज़ ए कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट आता है कि वी कमांड तो इसका मीन्स हो गया, लेकिन इसमें कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है। किसको दिया जाता है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल के लिए ये रिट को इशू किया जा सकता है, मैंडेमस की रिट को। और क्या है, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। स्टूडेंट जो ये मैंडेमस की रिट है इसको क्या है कोर्ट के द्वारा इशू किया जाएगा किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए। अगर क्या है उससे ये पूछा जाएगा कि क्या है वो उसको इस चीज़ के लिए पूछा जा सकता है कि वो क्या है जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को क्या है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या उसको परफॉर्म करने में क्या है फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, या क्या है उसने क्या है अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को सही से नहीं किया है, उसको करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत क्या है ये मैंडेमस की रिट पब्लिक ऑफिशियल के लिए उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और ये रिट इशू की जाती है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, ठीक है, कॉरपोरेशन एंड इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पज। ये कहा गया है कि जो ये मैंडेमस की जो रिट है वो क्या है किसी भी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, कॉरपोरेशन के अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा इशू की जा सकती है, और किसी भी इंफीरियर कोर्ट मीन्स कोई छोटा कोर्ट है, कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके लिए भी इशू की जा सकती है, और कोई ट्रिब्यूनल है या फिर गवर्नमेंट के लिए भी इशू की जा सकती है। अगर इनमें से कोई भी बॉडी क्या है अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को और अपनी क्या है उनको अपने फंक्शंस को क्या है सही से नहीं कर रही हो, तो इस चीज़ के लिए मैंडेमस की रिट को इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ऑफिशियल ड्यूटी को अगर सही से परफॉर्म नहीं किया जा रहा है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है, या फिर पब्लिक बॉडी के द्वारा, कॉरपोरेशन के द्वारा, किसी भी क्या है इंफीरियर कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जो क्या है कोई छोटी कोर्ट है,
ट्रिब्यूनल के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऑफिशियल ड्यूटी को सही प्रकार से परफॉर्म करने के लिए, या फिर क्या है उसने कोई ऐसी ऑफिशियल ड्यूटी है जिसको कि उसने परफॉर्म ही नहीं किया है, या फिर उसको क्या है उसने करने से मना कर दिया है, तो मैंडेमिस क्या करेगा, मैंडेमिस की रिट में उसको आदेश दिया जाएगा कि क्या है आपको उस ड्यूटी को क्या है कंप्लीट करना है, ठीक है, पूछा जाएगा। तो ये है मैंडेमिस की रिट। लेकिन स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे जो मैंडेमिस की रिट के लिए क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, कहाँ कहाँ पर मैंडेमिस की रिट इशू नहीं की जा सकती है, वो है अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। जो मैंडेमिस की रिट है वो आप किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और जो मैंडेमिस की रिट है टू इन्फोर्स द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, क्या है मैंडेमिस की रिट तब भी नहीं इशू की जा सकती है जबकि क्या हो किसी भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स कराना हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में क्या है कितने इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनके हेड्स के द्वारा अपने वर्किंग प्रोसेस को चलाने के लिए, तो क्या है उसके लिए अगर कोई फंक्शन नहीं किया जाता है उनके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, तो तब मैं उस केस में मैंडेमिस की रिट इशू नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो क्या है डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस हैं, डिपार्टमेंटल वर्क्स हैं, ठीक है। और वो क्या है डज नॉट पजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, क्या है जो कि क्या है जिनका कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, मीन्स की क्या है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ऐसा कहा गया है। वहाँ पर अगर कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जैसे किसी कंपनी के अंदर कोई काम हो रहा है तो कोई हायर ऑफिशियल्स जो हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ऐसा करना है, अगर वो एम्प्लॉय क्या है अपना कोई काम नहीं कर पाता है, अपने ऑफिशियल ड्यूटी को नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या है आप ये नहीं कह सकते कि जाके अब वो हायर अथॉरिटी क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके मैंडेमिस की रिट इशू करेगी, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या है ये एक डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द ड्यूटी इज़ डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी, ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी ड्यूटी कि जब आप क्या कहें कि उसमें क्या हो डिस्क्रिशनरी का यूज़ करें, कि इसको क्या है कि इच्छा के अकॉर्डिंग ही अगर किसी की इच्छा है तो तब वो इस ड्यूटी को करे, लेकिन ये क्या है मैंडेटरी नहीं है। तो अगर किसी पर्सन के द्वारा उसको फंक्शन नहीं किया जाता है तो तब क्या है मैंडेमिस की रिट उस पर इशू नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट है टू इन्फोर्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और स्टूडेंट इसमें ये आता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मान लीजिए क्या है दो लोग क्या करते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर क्या है कोई मार्केट में क्या है कि किसी से गेहूं लेने के लिए बोलता है किसान से कि क्या है हम आपसे गेहूं लेंगे और अपनी बिस्किट फैक्ट्री के लिए क्या है आपसे गेहूं को खरीदेंगे जब जैसे ही आपका गेहूं तैयार हो जाएगा, ऐसा दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि बाद में जो बिस्किट फैक्ट्री का जो पर्सन है जो आता है वो क्या है उसको नहीं लेता है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि क्या है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरे नहीं हुए हैं तो हम अब मैंडेमिस की रिट करेंगे। उसमें क्या है मैंडेमिस की रिट कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरी करने के लिए या उनको इन्फोर्स कराने के लिए मैंडेमिस की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर्स, और ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं हमारे उनके अगेंस्ट क्या है मैंडेमिस की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है, और साथ ही जो प्रत्येक स्टेट है उसके जो स्टेट गवर्नर्स हैं उनके अगेंस्ट भी मैंडेमिस की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को चाहे सही से करें या फिर ना करें, आप क्या है उन पर मैंडेमिस की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू नहीं की जा सकती है, ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ना ही किसी भी स्टेट के गवर्नर के अगेंस्ट। नेक्स्ट है अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशल कैपेसिटी, या फिर क्या है कोई भी जो क्या हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं जो कि क्या हों जब अपना काम कर रहे हों, ठीक है, अपने ऑफिस में हों, यानी क्या हों वो वहाँ पर इनकम्बेंट हों, तो तब उस टाइम पे क्या है उनके अगेंस्ट भी मैंडेमिस की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके अगेंस्ट भी क्या है मैंडेमिस की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है उनके ऑफिस टर्म के
करेंगे ड्यूरिंग। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि मैंडेमस क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है और कहाँ कहाँ पर क्या है उसको इशू नहीं किया जा सकता है। और हमने क्या पढ़ा कि मैंडेमस जो है उसका मीन्स क्या होता है, वी कमांड। इसमें क्या है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है पब्लिक ऑफिशियल्स को। ठीक है, मेनली जो मैंडेमस की रिट होती है वो पब्लिक बॉडी के लिए होती है, कॉरपोरेशन के लिए होती है, किसी इन्फीरियर कोर्ट के लिए होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए होती है, किसी भी ट्रिब्यूनल के लिए होती है या गवर्नमेंट के लिए होती है। और वो उनसे पूछ सकती है कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, या उनके बारे में पूछ सकती है कि जिन ऑफिशियल ड्यूटीज़ को उन्होंने परफॉर्म करने से ही मना कर दिया है या फिर उसको परफॉर्म करने में वे असफल रहे हैं। ठीक है, तो कोर्ट के द्वारा रिट इशू करके इनकी ऑफिशियल ड्यूटी के बारे में इनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया मैंडेमस की रिट। नेक्स्ट है जो थर्ड रिट है वो है प्रोहिबिशन। स्टूडेंट, प्रोहिबिशन का मीन्स है, जैसे कि हम पढ़ते ही हैं, काफ़ी हमने अभी आर्टिकल 23-24 में भी प्रोहिबिशन पढ़ा था, तो वो सब चीज़ें काफ़ी बार हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोहिबिशन क्या है, मीन्स किसी भी चीज़ को मना करना। ठीक है, मना करना, प्रोहिबिशन का मीनिंग क्या है, मना करना। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर भी इसका जो मीनिंग दिया गया है वो क्या है, टू फॉरबिड, किसी भी चीज़ को होने से मना कर देना, उसको रिफ्यूज़ कर देना। तो इट इज़ इश्यूड बाय ए हाई कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। प्रोहिबिशन के बारे में ये कहा गया है कि इसको क्या है, किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है किसी भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और ठीक है यूजर्पिंग ए जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट पजेस। ये कहा जाता है कि जो ये प्रोहिबिशन है, सबसे पहले तो स्टूडेंट आप इसकी मीनिंग को समझिए। प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज़ को फॉरबिड करना, टू फॉरबिड, मना करना। ठीक है, सबसे पहले हो गया मना करना। उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि इसमें जो ये प्रोहिबिशन की रिट है ये इशू की जाती है किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा। किसके लिए, जो कोई भी लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए या फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं। और क्यों की जाती है, ताकि क्या किया जा सके, जो क्या हैं, जो उनके जो कि लोअर कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्या कर रहे हों, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना कर रहे हों। ठीक है, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना कर रहे हों, या फिर क्या है वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन की प्रोसेस है उसको क्या है ठीक से कर रहे हों, या फिर क्या हो अपने जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा वर्क ना कर रहे हों। ठीक है, मतलब कि अपनी लिमिट से ज़्यादा की पावर का यूज़ वो ना कर रहे हों, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर ना दे रहे हों जो कि उनकी पावर में आता ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ताकि ये लोअर कोर्ट को क्या करते हैं कि आप अपनी जो जुरिस्डिक्शन की जो पावर है उसको एक्सीड मत होने दीजिए, उससे ज़्यादा मत करिए, उसके अंदर ही जो आपकी पावर्स हैं उन तक ही आप क्या है अपने डिसीज़न को रखिए, ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अनलाइक मैंडेमस दैट डायरेक्ट्स एक्टिविटी, प्रोहिबिशन डायरेक्ट्स इनएक्टिविटी। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी मैंडेमस की रिट को पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इसका मीनिंग होता है वी कमांड। और इसमें क्या था कि कोर्ट के द्वारा किसी भी क्या है ऑफिशियल बॉडी, जो कि पब्लिक ऑफिशियल थे, उनसे क्या था, पब्लिक बॉडी थी, उनसे उनके जो भी ऑफिशियल ड्यूटी हैं उनके लिए क्या था, उनका वो क्या कर रहे थे, अगर उन्होंने अपने किसी भी फंक्शन को, ऑफिशियल ड्यूटी को अगर रिफ्यूज़ किया था परफॉर्म करने से, या फिर उसको क्या है परफॉर्म करने में वो असफल हो गए थे, फेल हो गए थे, तो उसके लिए क्या है कोर्ट उनसे पूछ रही थी कि आप उसको परफॉर्म करिए। ठीक है, उस चीज़ के लिए उसको कमांड दे रहे थे। ठीक है, मैंडेमस के अंदर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि मैंडेमस में क्या हो रहा था कि ये क्या बताता है, मैंडेमस डायरेक्ट एक्टिविटी। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, वी कमांड्स, जैसे कि इसका मीनिंग ही क्या है कि हम आदेश देते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि ये एक्टिविटी को बताता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि इसमें क्या है, उसमें जो हायर अथॉरिटी है, जो कोर्ट है, जो भी रिट इशू करती है, सुप्रीम या हाई कोर्ट, तो उसके द्वारा क्वेश्चन किया जाता है पब्लिक बॉडीज से कि क्या है आपने
आपने उस फंक्शन को क्यों नहीं किया, अपनी उस ऑफिशियल ड्यूटी को क्यों नहीं किया, या फिर आपने रिफ्यूज़ क्यों किया। ठीक है, ये सब रीज़न पूछा जाता है। तो इससे क्या है, एक एक्टिविटी का क्या है, एक कमांड का क्या है, सेंस आ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मैंडेमस क्या बताता है, एक्टिविटी को बताता है, जबकि प्रोहिबिशन क्या करता है, डायरेक्ट इनएक्टिविटी। प्रोहिबिशन में हमने क्या पढ़ा कि टू फॉरबिड, ये क्या कर रहा है, किसी चीज़ को रोक रहा है, मना कर रहा है। तो मना करने का मीन्स क्या हो गया, जब हम किसी एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं, तो वो क्या है, एक्टिविटी वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, और वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रोहिबिशन की रिट है वो क्या करती है, इनएक्टिविटी को शो करती है। स्टूडेंट क्या है, अगर कोई भी एक्शन किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, लोअर कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, अगर प्रोहिबिशन का रिट का यूज़ ही ये है कि वो क्या कर देगी, उसको फॉरबिड कर देगी। अगर क्या है, कोई भी काम हो रहा है, अगर हम उसको मना कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अगर वो स्टॉप हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने इस लाइन में ये समझाया है कि मैंडेमस क्या है, वो एक्टिविटी को बताता है, और जो प्रोहिबिशन है वो क्या करता है, इनएक्टिविटी को बताता है। क्योंकि प्रोहिबिशन में हम क्या कह देते हैं टू फॉरबिड, मना करना, और इसमें हायर कोर्ट क्या करती है, लोअर कोर्ट को कह देती है कि आप क्या है, अपने जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा बाहर काम कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, आप किसी भी पावर को एक्सीड नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके जुरिस्डिक्शन से अंदर नहीं है, आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो आप उसमें वर्क नहीं कर सकते हैं, उसमें अपना डिसीजन नहीं दे सकते हैं। The writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities। और स्टूडेंट ये कहा गया है कि जो प्रोहिबिशन की जो रिट है उसको क्या है, केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, तभी इसमें क्या क्या है, एक हायर कोर्ट क्या करती है, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए रिट को इशू करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप प्रोहिबिशन में, पहले तो आप पहला पॉइंट प्रोहिबिशन में क्या ध्यान रखेंगे, इसकी मीनिंग को ध्यान रखेंगे कि ये क्या कर रहा है, किसी को स्टॉप कर रहा है, टू फॉरबिड कर रहा है, मना कर रहा है, और वो किसको कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए है, ये है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए। तो आप क्या है, इस चीज़ को अपने आप इस रिट को समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, इसमें हायर कोर्ट के द्वारा किसी भी लोअर कोर्ट के लिए ये क्या है, या ट्रिब्यूनल के लिए इस रिट को इशू किया जाता है। इसमें क्या है, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही रिट को इशू किया जा सकता है। ठीक है, और प्रोहिबिशन की जो रिट है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं या कोई भी प्राइवेट बॉडीज़ हैं उनके अगेंस्ट प्रोहिबिशन की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। बस प्रोहिबिशन के लिए आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहला पॉइंट कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है टू फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स मना करना। तो आप क्या कर दीजिए, वहीं पे कोई काम क्या हो गया, स्टॉप हो गया। स्टॉप मीन्स, और दूसरी बात ये है कि रुक गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि प्रोहिबिशन की जो रिट है उसको इशू किया जाएगा किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा। वैसे भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट और जो हाई कोर्ट होती है उसी के द्वारा ही ये पांचों टाइप की रिट्स क्या हैं, वो इशू कराई जाती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो वैसे भी क्या हो गई, हायर कोर्ट ही हो गई, तो इनको इशू तो क्या है, हायर कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन किसके लिए किया जाएगा, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए। तो प्रोहिबिशन की जो रिट है उसको हायर कोर्ट के द्वारा, जो किसी भी लोअर कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है उनके लिए क्या है, उनके लिए ही उनको क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा, जो कि कैसी बॉडी है, जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आप बस क्या समझिए, प्रोहिबिशन का मीन्स यहाँ पे एक तो टू फॉरबिड और फॉरबिड मना करना, और दूसरा
कोर्ट मीन्स कि प्रोहिबिशन में क्या है, एक कोर्ट क्या है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये बता रहा है कि भैया अब आप रुक जाइए, आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर का काम कर रहे हैं जो कि आपकी पावर के अंदर नहीं आता है, अब आपको स्टॉप होना होगा। इसीलिए प्रोहिबिशन में कहा जाता है कि ये क्या करता है, इनएक्टिविटी को शो करता है, ठीक है। जबकि मैंडेमस क्या है, वो एक्टिविटी को शो करता है, वो कहता है वी कमांड, वो क्या है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो चीज़ें होनी थी आपने वो क्यों नहीं की, ठीक है, या फिर आपने उसमें आपका फेलियर क्यों रहा, ये क्वेश्चन कर सकती है। इसीलिए मैंडेमस को क्या कहा गया है कि ये एक्टिविटी को शो करता है, जबकि प्रोहिबिशन क्या है, वो इनएक्टिविटी को शो करता है। अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये किसके लिए है, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जैसे कि जुडिशियल बॉडीज़ मीन्स जितने भी हमारे ये कोर्ट्स वगैरह हैं, यही आ गई जुडिशियल अथॉरिटीज़ में। और क्या कहा है हमने कि जो प्रोहिबिशन है फिर ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया जा सकता है। इससे क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, कि किसी भी क्या है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके किसी भी मेंबर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इसको नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट, प्रोहिबिशन आई थिंक आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए इन रिट्स को याद करने में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ कोर्ट के लिए है और उसमें भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के लिए ही इसको इशू किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसमें फॉरबिड करने का कॉन्सेप्ट है, मना करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्टियोररी, ठीक है। सर्टियोररी की जो रिट है इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्टियोररी का मीन्स है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें ये बताया गया है कि जो सर्टियोररी की रिट है उसको क्या है, किसी भी हायर कोर्ट के द्वारा एक लोअर कोर्ट को इशू कराया जाता है या फिर एक ट्रिब्यूनल को इशू कराया जाता है। स्टूडेंट, अब देखिए प्रोहिबिशन और सर्टियोररी, अब आपको दोनों में ध्यान रखना होगा, ठीक है। इनमें क्या है, अभी हम डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे कि ये जो दोनों ही हैं, इसमें से प्रोहिबिशन क्या है, ये भी क्या थी, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट के लिए हो रही थी, और ये जो सर्टियोररी है, सर्टियोररी भी किसके लिए इशू हो रही है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए हो रही है। लेकिन ये क्यों की जाती है इशू, सर्टियोररी क्यों की जाती है, ताकि क्या किया जा सके, either to transfer a case pending with the letter to itself or to squash the order। इसमें क्या है, सर्टियोररी की जो रिट होती है उसमें ये कहा जाता है कि अगर लोअर कोर्ट में क्या है, कोई भी केस क्या है, पेंडिंग है, ठीक है, तो उस चीज़ को करने के लिए कि आपने अपना काम क्यों नहीं किया है, ठीक है, या फिर क्या कर सकती है, कोई भी हायर कोर्ट जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया है उसको क्या कर सकती है, स्क्वैश कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है, उस ऑर्डर को वॉइड कर सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये सर्टियोररी की जो रिट है उसको इशू किया जाता है। इट इज़ इश्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। It is issued on the ground of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction और error of law। ये कहा जाता है कि जो सर्टियोररी की जो रिट है उसको क्या है, इसीलिए किया जाता है ताकि क्या है, अगर इसके लिए भी क्या ग्राउंड है कि जो ये लोअर कोर्ट है अगर वो क्या करता है, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन करता है, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा का कहीं पर यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपनी पावर से ज़्यादा का वर्क कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा के डिसीजन दे रहा है, या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर क्या है, उसके जुरिस्डिक्शन में क्या है, कुछ कमियां हैं, ठीक है, या फिर एरर ऑफ लॉ, ठीक है, कि कोई ऐसा लॉ बन गया है कोई, ठीक है, कि जो कि क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से आया है, तो उस पर क्या होगा, उस पर अपना हायर कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा और उसके लिए जो सर्टियोररी की रिट है उसको इशू किया जाएगा, ठीक है।
अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज़ ओनली प्रिवेंटिव। लेकिन स्टूडेंट इसमें आप फिर भी समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए प्रोहिबिशन इसलिए भी इजी है, इसीलिए भी अलग है, आप आराम से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोहिबिट में तो कुछ करना ही नहीं है, उसका सीधा मीनिंग है टू फॉरबिड। वो क्या कर देता है, मना कर देता है, स्टॉप कर देता है किसी भी इनएक्टिविटी को करने से, ठीक है। इसीलिए है ये कि लेकिन किसको करता है, प्रोहिबिशन में भी यही है जैसा कि सर्ट्यूररी में है कि वो क्या करता है, इसमें कोई भी हायर कोर्ट क्या करता है, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को क्या करता है, मना करता है। लेकिन स्टूडेंट जो सर्ट्यूररी है उसमें क्या है, वो क्या है, केवल मना ही नहीं करता है, वो क्या है, अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है सर्ट्यूररी के केस में क्या होता है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है तो किसी भी ऐसे केस को जो कि क्या है वहाँ पे जो लोअर कोर्ट है वहाँ पे क्या है पेंडिंग हो, ठीक है, या फिर लोअर कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को क्या कर सकता है, स्क्वेश कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि सर्ट्यूररी क्या है, वो भी चेक एंड बैलेंसेस रख रहा है अपने से लोअर कोर्ट्स पर, और क्या है साथ ही वो क्या है एक्शन में भी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अगर कोई ऑर्डर लोअर कोर्ट के द्वारा बनाया गया है, अगर वो उसमें कुछ एरर हैं, अगर क्या है उसे गलत पाया जाता है, तो ये जो है सर्ट्यूररी की रिट के थ्रू उस ऑर्डर को, लोअर कोर्ट के उस ऑर्डर को स्क्वेश किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है कि सर्ट्यूररी में भी कुछ न कुछ एक्टिविटी हो रही है, और क्या है उसको इशू करने के क्या क्या ग्राउंड हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या था, प्रोहिबिशन में एक ही चीज़ था कि हाँ हम कह रहे थे कि वो क्या कर रहा है, कोई भी लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, ये ग्राउंड तो है ही कि एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन कर रहा हो कोई भी लोअर कोर्ट, और साथ ही क्या है अगर वो क्या है कोई अपना जुरिस्डिक्शन सही से नहीं दे रहा है, जुरिस्डिक्शन देने में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो तब भी क्या है हायर कोर्ट उस चीज़ के लिए सर्ट्यूररी की रिट जो है उसको इशू करा सकता है, या फिर कोई लोअर कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई लॉ पास कर दिया गया है जो कि क्या है गलत है, उसमें क्या है कुछ मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, तो भी क्या है हायर कोर्ट के द्वारा सर्ट्यूररी की जो रिट है वो इशू की जा सकती है, अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज़ ओनली प्रिवेंटिव, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए इसने क्या कहा गया है यहाँ पे कि जो प्रोहिबिशन की रिट है वो क्या है, केवल क्या है प्रिवेंटिव है, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने कि प्रोहिबिशन है उसका मीन्स क्या है, टू फॉरबिड, मना करना है, प्रिवेंट कर देना है, बस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जबकि जो सर्ट्यूररी है वो क्या है, बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, उसमें जैसे देखिए आप इसके तो सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, प्रिवेंटिव के तो जो क्या है प्रोहिबिशन है उसके तो सारे कॉन्सेप्ट आ ही रही हैं, यानी ये प्रिवेंटिव तो है ही, साथ ही साथ क्या है क्यूरेटिव भी है। अगर देखिए क्यूरेटिव कैसे है, अगर कोई लॉ गलत हो रहा है, कोई गलत लॉ लोअर कोर्ट से पास हो जा रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, सही किया जाएगा, उसको क्योर किया जाएगा। अगर कोई लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है लोअर कोर्ट के, ठीक है, लोअर कोर्ट के किसी डिसीजन में, तो उसको क्या किया जाएगा, क्योर किया जाएगा, सही डिसीजन दिया जाएगा। और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो उसको रोका जाएगा, वो तो प्रोहिबिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ ही गया है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि जो सर्ट्यूररी है वो क्या है, एडिशनल फॉर्म है प्रोहिबिशन की रिट का, ठीक है, जो कि क्या है प्रिवेंटिव तो है ही, साथ ही साथ क्या है क्यूरेटिव भी है, ठीक है। क्योंकि क्या है इसमें क्या है, अगर कोई क्या है मिस्टेक होती है, अपने जुरिस्डिक्शन में कोई खामियां आती हैं लोअर कोर्ट्स की, तो उसको हायर कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको क्योर किया जाएगा, उन लॉस को सही किया जाएगा जो कि जिनमें की एरर है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया सर्ट्यूररी की रिट। और स्टूडेंट जो ये सर्ट्यूररी की रिट थी इसको क्या था, प्रीवियसली जो थी ये केवल जो क्या थे, जो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ थी उनके अगेंस्ट ही इसको इशू किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि इसको क्या है, पहले इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता था, लेकिन 1991 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि जो सर्ट्यूररी है उसको क्या है, उसको अब
एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी क्या किया जाएगा, इशू किया जा सकता है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स को अफेक्ट करती है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, वायलेट करती है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, तो अब उस पर भी क्या किया जाएगा, सर्टियोररी की रिट को इशू किया जाएगा। जबकि ओरिजिनली सर्टियोररी की जो रिट थी उसको प्रोहिबिशन की रिट की ही तरह क्या था, केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए ही इशू किया जाता था। ठीक है, लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये कहा कि अब ये जो सर्टियोररी की रिट है इसको क्या है, जो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट तो इशू किया ही जाता है। साथ ही अगर कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करती है, उनको वायलेट करती है, तो उसके अगेंस्ट भी क्या किया जाएगा, ये सर्टियोररी की रिट को इशू किया जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें कौन आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अगर वो क्या है, कोई ऐसे लॉज बना देता है, कोई ऐसा काम कर देता है कि जिससे क्या है, डिस्ट्रिक्ट में कोई समस्या पैदा हो जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, अब उसके अगेंस्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जाके इन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी रिट को इशू कर सकता है। ये क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं ये सब भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में ही आते हैं। ठीक है, लाइक प्रोहिबिशन, certiorari is also not available against legislative bodies and private individual और bodies। ये कहा गया है कि जैसे क्या था, जो prohibition था उसको भी क्या था, जो ये legislative bodies थी और जो private individual थी उनके लिए क्या था, उनके लिए prohibition को issue नहीं किया गया था। तो certiorari को भी किसी भी legislative bodies यानी पार्लियामेंट या किसी भी पार्लियामेंट या legislative assembly के किसी भी मेंबर के लिए या उनके बनाए गए लॉज के अगेंस्ट क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। ठीक है, सर्टियोररी और प्रोहिबिशन की जो रिट है उसको किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सर्टियोररी की रिट। नेक्स्ट है क्वो वारंटो। ठीक है, नेक्स्ट और है, ये हमारी 5th है और ये लास्ट क्या है, रिट भी है। ठीक है, इसके बाद हमारी रिट कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से कि क्या है क्वो वारंटो। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मीन्स क्या होता है। क्वो वारंटो का मीन्स है बाय वर्ड अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, बाय वर्ड अथॉरिटी और वारंट मीन्स कि किस अथॉरिटी या वारंट से। ठीक है, it is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public office। इसको क्या है, जो क्वो वारंटो की रिट है इसको कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है कि क्या करने के लिए, किसी भी पर्सन के लिए जो कि क्या हो, किसी पब्लिक ऑफिस में हो। ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिस में क्या हो, वो वर्क कर रहा हो, उसकी लीगलिटी को क्लेम करने के लिए और उसकी लीगलिटी को इंक्वायर करने के लिए कि क्या वो पर्सन जिस पब्लिक ऑफिस में बैठा है, क्या उसकी वो एलिजिबिलिटीज़ को या उसके क्राइटेरिया को फॉलो करके आया है। ठीक है, ये सब पूरा चेक करने के लिए उसकी लीगलिटी को, उस पर्सन को क्या है, उसकी जो लीगलिटी है उसको क्लेम करने के लिए उस पर्सन की क्या है, इस रिट को इशू किया जाता है क्वो वारंटो। ये देखा जाता, ये पूछा जाता है उस पर्सन से जो भी क्या हो, किसी पब्लिक ऑफिस में वर्किंग हो, कि उसको चेक किया जाता है कि कहीं वो क्या है, एनोनिमसली तो नहीं आ गया है, उसने क्राइटेरियाज को फॉलो किया है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, प्रॉपर वो क्या हो, एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए, तभी वो उस पब्लिक ऑफिस में बैठा हो। इन सब चीज़ों की इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, इस रिट के थ्रू, जो कि क्या है, क्वो वारंटो की रिट है। It prevents illegal usurpation
ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन, ये क्या है, इस चीज़ को रोकता है ये रिट, क्वो वारंटो की रिट, कि कोई भी अयोग्य पर्सन है जो कि क्या है किसी भी पब्लिक ऑफिस में वर्किंग हो, क्या हो, वो क्या है उसके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है और उसने क्या है इल्लीगली उसको कैप्चर किया हुआ है, इल्लीगली वो क्या है वहाँ पर उस ऑफिस में क्या है उसकी कैपेसिटी तो नहीं रखता है कि उसकी योग्यताएं तो नहीं हैं, लेकिन तब भी क्या है उस पब्लिक ऑफिस में वो काम कर रहा है, तो उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो भी क्या है उस पर्सन की सारी जो लीगलिटीज़ हैं वो सब क्या की जाती हैं, इंक्वायर की जाती हैं, इसीलिए ये क्वो वारंटो की रिट इशू की जाती है। ठीक है, the writ can be issued only in a case of a substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution। ये कहा गया है कि जो ये क्वो वारंटो की रिट है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, जिस भी पर्सन के लिए कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, किसी भी सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जिस पर्सन के ऊपर करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए सब्सटेंटिव नेचर का, और उसका जो क्या होना चाहिए परमानेंट होना चाहिए वो पब्लिक ऑफिस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया हो या फिर किसी लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा उस पब्लिक ऑफिस को क्या दी गई हो, उसको कोई मान्यता दी गई हो। ठीक है, वो कोई ऑथराइज्ड पब्लिक ऑफिस हो, ठीक है, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया हो या फिर क्या है लेजिस्लेचर के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा बनाया गया हो, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो। तो क्या है आप उसी पब्लिक ऑफिस के किसी भी पर्सन पर क्लेम कर सकते हैं, उस पर क्या है उसकी लीगलिटी को इंक्वायर कर सकते हैं कि वो क्या है उस ऑफिस में क्या है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके ही बैठा है, जिस पद पर वो बैठा है उसने क्या है उस सारी लीगलिटीज़ को उसने फॉलो किया है या नहीं है। इसके लिए क्या है उसको इंक्वायर किया जा सकता है, उसकी इंक्वायरी की जा सकती है क्वो वारंटो की रिट को इशू करके। लेकिन ये कहा गया है कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस पर्सन के लिए आप ये रिट इशू कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए किसी भी पब्लिक ऑफिस में वो वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, और वो जो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, या फिर उसे क्या है पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा बनाया गया होना चाहिए। ये कहा गया है कि इट कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्टीरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ये कहा गया है कि इसको क्या है किसी भी मिनिस्टीरियल ऑफिस के लिए या फिर प्राइवेट ऑफिस के केस में क्या है इसको इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी मिनिस्टीरियल ऑफिस है या फिर कोई प्राइवेट ऑफिस है तो उसके किसी भी पर्सन को आप उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, उसकी जो क्राइटेरिया है उसकी लीगलिटी को क्लेम करने के लिए आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं क्वो वारंटो की रिट के थ्रू। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या बताया कि वो जो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए वो सब्सटेंटिव होना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया होना चाहिए या फिर पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा बना होना चाहिए, लेजिस्लेचर के द्वारा बना होना चाहिए किसी लॉ के द्वारा, और उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, परमानेंट बॉडी होनी चाहिए। वो पब्लिक ऑफिस जो होना चाहिए परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, और ये कहा गया है कि कोई भी मिनिस्टीरियल ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस है तो उसके अगेंस्ट क्वो वारंटो की रिट को इशू नहीं किया जा सकता है। अनलाइक द 4 रिट्स, जो कि अभी हमने ये 4 रिट्स पढ़ी, ठीक है, उसमें से क्या है, दिस कैन बी साउट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन एंड नॉट नेसेसरीली बाय द एग्रीव्ड पर्सन। ये कहा गया है स्टूडेंट की क्या है, अभी तक की जो 4 रिट्स थी उनमें तो क्या था कि जो भी एग्रीव्ड पर्सन होता था वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट को इशू कराता था। लेकिन स्टूडेंट ये जो क्वो वारंटो की रिट है इसके लिए ये बताया गया है कि इसको क्या है, कोई भी अगर इंटरेस्टेड पर्सन हो जो कि क्या हो, जो जानना चाहता हो, वो इंक्वायरी करना चाहता हो किसी भी पब्लिक ऑफिस के किसी पर्सन के बारे में कि क्या है
कि वो जिस पोस्ट पर है क्या वो उसके लिए लीगल है, क्या उसने सारी क्या है प्रोसीजर को फॉलो किया है, ये सब इंक्वायरी करने के लिए क्या है कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए ये कहा गया है कि कोई एग्रीव्ड पर्सन ही हो इस रिट को इशू करने के लिए, ऐसा कोई क्या है नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मीन्स ये समझेंगे हम कि जो ये 5 रिट पढ़ी हमने, इसमें से जो 5th जो रिट है क्वो वारंटो की, उसको क्या है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि जानना चाहता हो, जो कि इंक्वायरी करना चाहता हो किसी पब्लिक ऑफिस के किसी भी पर्सन के बारे में, जो कि कैसा हो सब्सटेंटिव नेचर का हो, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया हो, उस पब्लिक ऑफिस के किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी के बारे में कि वो क्या है उसकी लीगलिटी को क्लेम करना चाहते हो, तो क्या है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो कोई एग्रीव्ड पर्सन ही हो। ठीक है, ये कहा गया है मीन्स कि ऐसा कोई पर्सन, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन कि जिसे क्या हो कोई हानि हुई हो या फिर क्या हो जो क्या हो कोई पीड़ित व्यक्ति हो, उसके लिए कि वही ऐसा ये रिट इशू करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन भी क्वो वारंटो की रिट को इशू कर सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने सारी रिट्स को समझ लिया। आई होप स्टूडेंट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।